बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कबाड़ा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा मातम कर लेते हैं मैं और आप मिलकर। यानी ये हालात तो हमारे कभी नहीं थे कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई और टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें बांग्लादेश का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसमें बांग्लादेश के पास कोई बड़ी कामयाबियाँ नहीं हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों और बड़े बड़े नामों की मौजूदगी में पाकिस्तान को ना सिर्फ शिकस्त देती है बल्कि वाइट वॉश करती है। यानी तमाम मैचेस जीतकर टेस्ट सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान को वाइट वॉश करके चली गई। अब यानी हमने तो ये सुना था कि बांग्लादेश जैसी टीमें जो है वो वाइट वॉश हुआ करती थीं, अफ़गानिस्तान जैसी टीमें जो हैं वो वाइट वॉश हुआ करती थीं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे ऐसी बरकत पड़ी हुई है, इस वक्त ऐसी बरकत पड़ी हुई है कि धड़ाधड़ जो है वो वाइट वॉश हो रहा है। पाकिस्तान को कभी अमेरिका हरा रहा है, कभी अफ़गानिस्तान हरा रहा है, कभी बांग्लादेश वाइट वॉश करके जा रहा है। तो ये इसका क्रेडिट किसको देना है या ये किसका विजन है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का या हुकूमत का, देखिए साफ बात अगर करना वो ये है कि हुकूमत का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। हुकूमत का काम होता है कि वो एक्सपर्ट्स को या जो प्रोफेशनल्स हैं उनके हवाले कर देते हैं स्पोर्ट्स को, और वो प्रोफेशनल्स से रिपोर्ट लेते हैं। फिर प्रोफेशनल्स का काम होता है कि वो डिलीवर करें और अच्छे तरीके से उस खेल के अंदर आगे लेकर जाएं उस मुल्क को। प्रोफेशनल्स का काम होता है ना। लेकिन इस हुकूमत ने प्रोफेशनल्स को दिया ही नहीं। इन्होंने दे दिया मोहसिन नकवी को ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर। वज़ीर दाखिला भी वही है और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी वही है। अब मोहसिन नकवी को दे दिया है तो वो तो प्रोफेशनल नहीं है। तो क्योंकि हुकूमत की चॉइस गलत है। हुकूमत, इमरान खान आए थे, इमरान खान ने क्या किया था? इमरान खान ने कहा रमीज़ राजा प्रोफेशनल है, पूरी दुनिया में क्रिकेट देखते हैं। दुनिया में क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है उनमें एक रमीज़ राजा है। वो बतौर कमेंट्रेटर जाते रहे हैं, हर किस्म की विकटों को जानते हैं, उनका क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, बड़े ज़बरदस्त आदमी। तो उन्होंने राजा साहब को दे दिया, इमरान खान साहब ने। तो प्रोफेशनल को दिया ना। अच्छा होता बुरा होता राजा साहब जिम्मेदार होते, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल को नहीं दिया। यहाँ क्या कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी को दे दें जी। मोहसिन नकवी को चाहे क्रिकेट की अली बे का भी ना पता हो, दे दें जी। तो दे दिया। अब जिम्मेदारी हुकूमत की है कि उन्होंने गलत आदमी को अपॉइंट किया है, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई आदमी अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे जीत जाए तो आप उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें कि देखा मियां साहब आपका विजन, ये भी आपका विजन, वो भी आपका विजन। तो जब आप किसी की ज़ाती मेहनत को अपने क्रेडिट में डालते हैं ना, तो फिर अपने किए कराए को भी अपने क्रेडिट में डालने दें। तो ये जो वाइट वॉश हुआ है, इस पे मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब को और मोहसिन नकवी साहब को खुसूसी तौर पे हार डालने चाहिए इस कौम को। अब कौम की मर्जी है कि वो किस चीज़ के बने हुए हार इनके गलों में डालती है। बहरहाल क्रिकेट का तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आज मेरा पढ़ने को दिल किया। यानी मेरा ऐसा समझ नहीं आ रही, टेस्ट क्रिकेट हम बड़े शौक से देखते थे, अब दिल ही नहीं कर रहा कि क्रिकेट देखें आइंदा। और आज तो अपने आप से मुझे ऐसा लगता है मैंने अहद किया है कि दोबारा जो है वो क्रिकेट देखने में अपना टाइम ज़ाया भी नहीं करना। दूसरी खबर जो है वो इस्लामाबाद से है, बड़ी खबर है, और वो है जी अख्तर मेंगल साहब। देखिए, मेंगल कबीला जो है वो बलूचिस्तान के सबसे बड़े कबाइल में से एक है, बल्कि सबसे बड़ा कबीला है। बहुत बड़ी इनकी तादाद है और बड़े तगड़े सरदार हैं। तो मेंगल्स जो हैं, इनके अख्तर मेंगल साहब MNA बनते आ रहे हैं, लंबे अरसे से पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, और अख्तर मेंगल साहब के तमाम सियासी जमातों से अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, जिनमें PMLN भी है, बाकी लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है। तो वो एक बड़े जमहूरी किस्म के आदमी है। अख्तर मेंगल साहब ने ये रास्ता अपनाया था कि जी हम पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में बलूचिस्तान के मसाइल को उठाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर करके पार्लियामेंट के ज़रिए से सिस्टम के अंदर रहते हुए बलूचिस्तान को बेहतर करें। लेकिन आज उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली, उन्होंने हार मान ली अख्तर मेंगल साहब ने, और अख्तर मेंगल साहब ने रिज़ाइन कर दिया कौमी असम्बली की नशिस्त से। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के सरदारों को समझते थे जी ये रिस्पॉन्सिबल है, ये काम नहीं करने देते, तो ठीक है जी अब वो नहीं है, आप काम कर दें। देखें, इसको आप समझें, बलूचिस्तान में 2-3 किस्म के लोग वहाँ सियासत करते हैं। एक वो है जो रवायती पुराने वहाँ के सरदार हैं, उनका अपना एक सिस्टम चल रहा है, उनका अवाम के साथ एक ख़ास किस्म का इंट्रैक्शन है, उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी अवाम में जड़े भी हैं। वो लोग इलेक्शन जीतते भी हैं, कभी हार भी जाते हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुज़ है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे मेंगल साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। दूसरी एक नई वेव आई है नौजवानों की कि उनके अंदर से लीडर उठना शुरू हो गए हैं। कोई सरदार नहीं भी है, सलार खान काकड़ है, सद्दाम तरीन है, वो अयाज खान खेतरान है, और बहुत सारे लोग हैं, मैं सैकड़ों नाम ले सकता हूँ, कासिम सूरी हैं,
और डिप्टी स्पीकर भी बने कौमी असेंबली में जाके। तो ऐसे नए बहुत सारे लोग खड़े हुए जिनके पीछे आवाम खड़ी हो गई। और तीसरे वो लोग हैं जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है और वो उनको बगैर किसी अवामी सपोर्ट के और बगैर किसी फैमिली बैकग्राउंड के उनको जिता के तो उनको बना देते हैं। जैसे सरफराज बुगटी हैं। अब सरफराज बुगटी के पास कोई सपोर्ट नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कहीं पे भी बलूचिस्तान के अंदर जो है वो आप कोई एहतजाज हो रहा है, आप इनको भेजिए अकेला, जाके उनके साथ बात करके दिखाएं। देखिए बन्नू के अंदर बंदे मर गए थे, शहादतें हो गई थी, हालात बहुत खराब थे। इमरान खान का पैगाम लेकर अली अमीन गंडापुर गए, सारे बैठ गए आराम से, धरना खत्म हो गया। तो ये क्रेडिबिलिटी है कि पब्लिक का नुमाइंदा है भाई। लेकिन अगर आप यहां देखें तो ना सरफराज बुगटी में ये कैपेसिटी है, ना वहां पे अनवारुल्लाह काकड़ जिनके ऊपर बहुत अनायतें हुई उनको वज़ीर आज़म भी बनाया गया निगरान, ना उनके अंदर ये कैपेसिटी है। कादी फायदी साहब को आप भेजें, क्या वहाँ के लोग उनकी बात सुनेंगे? तो नहीं। तो बलूचिस्तान में जो आवाज़ें वहाँ के लोग सुन लेते थे वो भी मजबूर हो गए हैं। मेरे ख्याल में मेंगल साहब के रिज़ाइन के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जो नौजवानों का एक दबाव पैदा हो रहा है बलूचिस्तान में, और जो एक वेव उठी है पूरे बलूचिस्तान के अंदर, और वहाँ के नौजवान अपना हक मांग रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमें हमारा हक दिया जाए। लापता अफराद का मामला हो, तरक्की का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, या उनके अपने जो वसाइल हैं वहाँ पे जो पैदा होते हैं बलूचिस्तान के अंदर, बेशुमार मादनियात हैं, वो हर मामले के अंदर अपना राइट मांग रहे हैं बलूचिस्तान के नौजवान। तो उनमें एक जो बेदारी है या जिस किस्म का उनके अंदर एक तहरीक चल रही है, शायद वो तहरीक का बोझ अब ये सियासतदान नहीं उठा पाएंगे। अगर किसी ने बलूचिस्तान में सियासत करनी है तो फिर उन्हें नौजवानों की बात सुननी पड़ेगी। तो ये एक दबाव हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान लगा लूँ। ये बड़ा अजीब जुमला उन्होंने बोला और बड़ी सख्त बात उन्होंने की है। अब अख्तर बेंगल साहब के इस्तीफ़े के जो असरात होंगे वो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। ये छोटी बात नहीं है, ना ये छोटी चीज़ है। क्या पाकिस्तानी सियासतदान उन्हें मना पाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि वो खुद उन्होंने कह दिया कि सिस्टम पे उनका एतबार नहीं रहा, सदर पे, वज़ीर आज़म पे, किसी पे उनका ट्रस्ट नहीं है। जो वादे किए जाते हैं पूरे नहीं होते। वो असेंबली में बात करना चाहते हैं, उन्हें बात ही नहीं करने देते। वो मीडिया में बात करना चाहते हैं, मीडिया को सेंसर कर दिया जाता है। यानी अब बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के शहरी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की हुकूमत ने मना कर दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर दबाव पड़ता है। अब उन्होंने कहा जी कि मैंने सोच समझ कर फैसला किया है और जो फैसला कर लिया अब उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं दोबारा इसके बारे में नहीं सोचूंगा। वैसे ये लोग इस बात के ऊपर भी जो है परेशानी का इजहार कर रहे हैं और दुख का इजहार कर रहे हैं या अफसोस कर रहे हैं कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए इन लोगों का साथ दिया जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है। तीसरी खबर जी वो भी इस्लामाबाद से, और ये भी बड़ी अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत मीडिया को बहुत पैसा खिलाती है और पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि इसको रिपोर्ट ना किया जाए। तो मैं तो आपको रिपोर्ट कर दूंगा क्योंकि हुकूमत के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो मुझे खिलाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। एक डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद में, ये वफाकी हुकूमत के अंडर आता है, PWD। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन करता है। यानी हुकूमत के जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनको स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई काम करना है, कोई सड़कें, कोई ये सारे काम ये करते हैं। इनके अंदर कोई 7,000 के करीब मुलाजमीन है जिनमें बेशतर तादाद जो है वो इंजीनियर्स की है और अकाउंट्स का अमला भी है। तो इस तरह से एक पूरा डिपार्टमेंट एक बना हुआ है। ये नाजरीन महकमा बना था 1854 में, यानी 1857 की जंग आज़ादी हुई थी अंग्रेज़ों की मुसलमानों के साथ। तो ये उससे पहले का ये इदारा बना हुआ है, 1854 को मैं बता रहा था गालिबन। तो अंग्रेज़ दौर का बना हुआ ये इदारा है। इसने बड़ा लंबा अरसा काम किया है इस रीजन में पूरे में। पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान के अंदर अलग हो गया और अब ये इदारा अब तक काम करता रहा है। अचानक हुकूमत ने कहा जी इसको बंद कर दें। अच्छा, हुकूमत ने जो वजूहात बताई बंद कर देगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हुकूमत कह रही है इसको बंद कर दें। और जब हुकूमत ने इसको बंद करने का ऐलान किया तो इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी ऐसे कैसे बंद कर दें? अचानक आप आए और आपने आके मुंह उठा के कह दिया बंद कर दें। ना कोई बात, ना कोई चीज, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई चक्कर नहीं, बंद कर दें। मुल्क है, कोई बातचीत तो यहाँ नहीं चल रही कि बंद कर दें। तो जनाब हुकूमत ने इसको बंद कर दिया और बंद करने के पीछे जो रीज़न है ज़रा ये देख लें आप। जो 6 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट इस इदारे के साथ जुड़ी हैं। अब आज सारा दिन टॉर्चर होता रहा,
वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो आंसू गैस फेंकते रहे, कमरों के अंदर लोगों को मारते रहे, गिरफ्तार करते रहे, इंजीनियर्स को गिरफ्तार करके ले गए, वो फिर भी डटे हुए वो लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने बिल आखिर कब्जा कर दिया इदारे की बिल्डिंग पे। PWD के ऊपर पुलिस के जरिए से हुकूमत ने कब्जा कर दिया। यानी एक इदारा और पाकिस्तान की हुकूमत ने बजोरे बाजू ताकत के बलबूते के ऊपर फतह कर दिया। ये हुकूमत ने एक दिन सुप्रीम कोर्ट फतह कर ली थी ताकत के जोर के ऊपर, तो ये तो एक इदारा है बेचारा। तो अभी वो लोग जहां जहां मौजूद हैं वो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हुआ क्या, देखिए सबसे पहले तो इसके ऊपर जो है एक खबर सामने आई है। हुकूमत कहती है जी इसमें करप्शन है, करप्शन की वजह से हम इदारा बंद कर रहे हैं। मामला ये है कि करप्शन तो PIA में है, बंद कर दें, रेलवे में भी है, बंद कर दें, करप्शन वज़ीर आज़म हाउस में भी है, बंद कर दें, करप्शन जो है वो सियासतदान भी करते हैं, पार्लियामेंट बंद कर दें, करप्शन जो है वो सेनेटर्स भी करते हैं, सेनेट बंद कर दें, करप्शन जो है वो बेशुमार डिपार्टमेंट करते हैं। अभी फौज का ऑडिट एक रिपोर्ट आई हुई है, उसके अंदर जो है वो बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ हैं, बेकायदगियाँ हैं, तो क्या बंद कर दें? यानी पुलिस के अंदर बेशुमार करप्शन है, बंद कर दें। पटवार खाने में सबसे ज़्यादा करप्शन है, महकमा माल में, बंद कर दें। यानी ये तो कोई जवाब ना हुआ ना कि बंद कर दें। भाई अगर करप्शन है तो जो बंदे करप्शन कर रहे हैं उन्हें पकड़ के बंद करो। जो बंदे करप्शन कर रहे हैं उन्हें पकड़ के उन पे केसेस चलाएं, उनसे करप्शन का लूटा हुआ माल वापस बरामद करें। हुकूमत इसलिए होती है, हुकूमत इसलिए नहीं होती कि जो करप्शन कर रहा है वो इदारा ही बंद कर दो। नहीं, हुकूमत का काम है जो करप्शन कर रहा है उसको पकड़ के बंद करो ताकि इदारा ठीक तरीके से अपना काम करे। नंबर 1। नंबर 2, जनाब ये कहते हैं कि यहां पे जो है पैसा बहुत ज़ाया हो रहा है, तो हम पैसा बचाने के लिए इसको राइट साइजिंग कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो मामला ये है कि अगर ये, और करप्शन के मामले में एक चीज़ आपको मैं और बताऊं, देखिए जो बंदे करप्ट होते हैं तो फिर वो नौकरी पे नहीं रहने चाहिए ना। तो वो बिल्डिंग तो बंद कर रहे हैं, इदारा तो बंद कर रहे हैं, बंदों को दूसरे महकमों में भेज रहे हैं। भाई जो बंदे इस महकमे में करप्शन कर रहे हैं वो जाके वहां पे क्या करेंगे? नमाजें पढ़ेंगे, वहां पे जाके भी करप्शन करेंगे। तो फिर आप उनको क्यों भेज रहे हैं दूसरे इदारों में? आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अब वो कह रहे हैं जी 5 अरब रुपया सालाना इसका बजट है वो पाकिस्तान का बचेगा। तो मामला ये है कि अगर ऐसे ही पैसे बचाने हैं तो जहां जहां बजट जाता है ना वो सारे इदारे आप बंद कर दें, और जहां ज्यादा बजट जाता है उनको तो पहले आप बंद करें। यानी आप बिजली के जो कारखाने हैं IPPs, उनको कैपेसिटी पेमेंट के मद में 2100 अरब रुपया एक साल में दे रहे हैं, और अगले साल में 2400 अरब रुपया आप उनको दे रहे हैं। तो 5 अरब का आपसे इदारा नहीं संभाला जा रहा जो पूरे पाकिस्तान में काम करता है। तीसरी चीज ये है कि वो कह रहे हैं जी इसकी प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। ये मुझे खबर मिली है कि इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये इदारा होल्ड करता है, तो प्रॉपर्टीज महंगी है, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो जब इदारा ख़त्म तो प्रॉपर्टीज जो है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी, गवर्नमेंट ये प्रॉपर्टी सेल करके बेशुमार पैसा बना सकती है। ये तीसरी चीज़ है। एक चीज़ और है कि जब भी आप इदारा बंद करते ना, आप उसका फ्रांसिक ऑडिट करें, पूरी एक रिपोर्ट बनाएं, उसके बाद उसको आप बंद करें। ऑडिट कहाँ हुआ? अब एक स्कैंडल है जो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया, इस इदारे के अंदर वो काम करते हैं, उनके बकौल मुबैना तौर पे हुआ ये था कि शहबाज शरीफ ने जब पिछली हुकूमत इन्होंने ख़त्म की, PDM 1 की हुकूमत जब इन्होंने ख़त्म की, तो उससे पहले इन्होंने अपने MNAs के लिए बहुत सारे फंड्स मैदान में निकाल दिए, बेशुमार फंड्स जारी कर दिए। लगभग कोई 125 या 150 अरब के फंड्स थे। इसके बीच में एक अमाउंट थी, बहुत बड़ी मिकदार में MNAs को स्कीमें दे दी, 1-1, 2-2, 4-4 अरब की स्कीमें सबको दे दी, शहबाज शरीफ के अपने हल्के की भी थी। अच्छा, वो पैसा जो है वो जिस तरीके से निकलवाया उन MNAs ने और जिस तरीके से अपने इलाकों में खर्च करवाया, उसके ऊपर ऑडिट होना चाहिए। उसके सारे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड जो है वो इस इदारे में मौजूद है। अब जिस अंदाज में वो पैसा खर्च किया गया और जितनी लूट मार उसके अंदर की गई है मुबैना तौर पे, तो अब ये चाहते हैं कि इदारा ही बंद कर दो इससे पहले कि इसका ऑडिट हो जाए और कल कोई एक स्कैंडल खुल जाए कि पता चले कि 150 अरब मजीद गले की हड्डी बन गया है, लिहाजा इदारा ही बंद कर दो। एक कहानी इसके अंदर ये भी है। और अब जिस तरह से इदारे के अंदर धुएं उठ रहे थे, तो ये खुदा ना खास्ता इसको भी आग लगा देंगे, या इसका रिकॉर्ड गायब कर देंगे, या इसका रिकॉर्ड तलफ कर देंगे, या इसके रिकॉर्ड को यहां से उठा के कहीं और ले जाएंगे, या आग लगा के ज़ाया कर देंगे कि जनाब अब तो ऑडिट ही नहीं हो सकता, इदारा ही खत्म हो गया है। तो एक कहानी इसमें ये वाली है जो मैंने आपके सामने लिया है। अब ये चाहते ये हैं कि ये एक अथॉरिटी बनाएं जिसके ज़रिए से पाकिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करें। तो जब आप अथॉरिटी बनाएंगे तो इख्तियार तो सर आपके पास आ गया। अब ये इदारा अरबों खरबों रुपया खर्च करता है पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है, इसके इंजीनियर हर जगह पे जाते हैं। तो जब आप एक अथॉरिटी बना देंगे तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म जो चाहे जिधर चाहे पैसे मोड़ दे, ये तो बजट का ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे अपनी जेब का ज़ाती पैसा भी कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो ये इस तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे मुफ्त का माल है। तो ये जनाब काम होने जा रहा है।
इस इदारे के साथ ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। एक और खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इमरान खान साहब को फौजी तहवील में देने का खदशा, इस हवाले से एक रिपोर्ट भी छपी है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस खतरे का इजहार भी किया है, यानी उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मुझे फ़ौजी अदालत में ये दे देंगे या फ़ौज की तहवील में दे देंगे, लिहाजा इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट इनको रोके कि ये मुझे फ़ौज की तहवील में ना दें। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब ने रुजू किया और जो वकील हैं अज़ीर भंडारी साहब, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और ये कहा कि 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फ़ौजी तहवील में इमरान खान साहब को ना दिया जाए, हम ये दरख्वास्त करते हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर साकिब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया और वो ये बता रहे हैं कि अदालत ने 4 एतराज़ात उठा दिए हैं। तो 4 एतराज़ जो उठाए हैं अब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील करना पड़ेगा। ये केस जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ना लगे, इसके लिए पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुआएं करनी पड़ेंगी कि ये वहाँ ना लग जाए, किसी और जज के पास लग जाए, किसी के पास भी लग जाए, कम से कम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ना लगे। अब ये 4 मामला उनमें एक ये है कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अवामी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। भाई इमरान खान साहब के ऊपर तो बेशुमार FIR हैं, कोई एक तो है नहीं। दूसरा ये है कि दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई, यानी वो कहते हैं कि जब वो उनको मांग लेंगे ना, ऑफिशियली ले जाएंगे तो फिर आपने दरख्वास्त देनी है। भाई उन्होंने उठा के इमरान खान साहब को ले जाना, जब ले जाना है, अगर लेकर जाना है तो उसके बाद वो कहाँ दरख्वास्त देंगे, फिर कौन सुनता है। तीसरा, पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। ये तो सिंपल है, इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट्स की और मिलिट्री की तहवील की बात कर रहे हैं और इस वक्त वो जिन केसेस में गिरफ्तार हैं वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में है। इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद में हिरासत में है, तो वो यहीं पे जाएंगे और वफाकी इदारे जो हैं वो भी इस्लामाबाद के हैं, तो यहीं उनको जाना होगा। चौथा, मिलिट्री कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। भाई वो मिलिट्री कोर्ट में मामला उनका चल रहा है जो मिलिट्री कोर्ट में गिरफ्तार करके उनकी वहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं। ये इमरान खान का मामला है जो मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, वो ये चाहते हैं कि उनको मिलिट्री कोर्ट में दिया भी ना जाए। ये है जनाब मामला। और अब नाजरीन कुछ खबरें और खुशखबरियाँ जो सुनाई थी नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने बैठ के, उनका त्या पहुँचा हो गया है इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से और किस तरह से ये बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। इस पर मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं और कहाँ लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि इसमें कुछ रिपोर्टें सामने आई हैं, IMF ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो हरकतें आप कर रहे हैं ऐसे तो इकॉनमी ठीक नहीं होगी, और जो वो उनसे कह रहे ये करते जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने नफरत बोई है इस मुल्क के अंदर तो ये मोहब्बत नहीं काट सकते, इन्होंने तबाही बोई है इस मुल्क के अंदर तो ये तरक्की की फसल नहीं काट सकते। जो इन्होंने कर दिया है ये मुल्क को सीधा होने में सालों लग जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।